मूवी के शुरू में हमें 10 रिंग्स की कहानी के मुतालिक बताया जाता है जो कि हजारों सालों से चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कहानी में नए से नए किस्से जुड़ते गए, लेकिन उन कहानियों के सिरे का इख्तिताम सिर्फ एक ही आदमी पर होता है। कुछ लोगों का कहना था कि वो रिंग्स उसे किसी ताल में मिले थे या फिर उसने किसी समाधि से चुराए थे। उन रिंग्स से उसे दिव्य शक्ति और अमर रहने का वरदान मिला। वो इस ताकत को अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो ताकत के प्यासे थे। वक्त गुजरा और उन्होंने अपनी सेना का नाम रखा द 10 रिंग्स। वक्त के साथ साथ वो दुनिया के हर कोने में फैल गए और उन्होंने छुप छुपाते हुए काम किया और सरकारें गिराईं। ये स्टोरी पूरी होने के बाद हमें 1996 में ले जाया जाता है। यहाँ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर में बैठे नीचे अपनी फौज को देख रहा था। उसके हाथ में एक बुक होती है और उस पर अजीब तरह के जानवर बने होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी दफ्तर में पहुंचकर अपने सेक्रेटरी को एक नक्शा दिखाता है और उसे एक अदृश्य गांव के बारे में बताता है। यहाँ पर कई तरह के अजीब जानवर और पेड़ पौधे हैं और अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे वहाँ जाना है, जिस पर सेक्रेटरी उसे कहता है कि हम अभी टीम भिजवाते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, मुझे अभी इसी वक्त जाना है। फिर वो वहाँ से उस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं जिसका नाम वो आदमी तालो बताता है। वो जंगल से गुजर रहे होते हैं कि पेड़ खुद ब खुद हरकत करने लग जाते हैं और उनका रास्ता भी आगे से बंद हो जाता है, जिससे उनकी गाड़ी खाई में गिरकर तबाह हो जाती है। लेकिन वो आदमी बच जाता है क्योंकि उसके पास वो कड़े थे जिससे उसे ताकत मिलती थी। फिर वो आदमी वापस पैदल उस जंगल की तरफ चल पड़ता है और जंगल में पहुंचकर उसे एक औरत मिलती है जो उसे वहां से चले जाने का कहती है, जिस पे वो आदमी इनकार कर देता है और फिर उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वो आदमी देखता है कि वो औरत बड़ी अच्छी तरह से उन खड़ों को कंट्रोल करना जानती है। फिर हमें स्टोरी के प्रेजेंट में लाया जाता है। यहाँ पर एक औरत अपने बच्चे को ये कहानी सुना रही होती है और असल में वो आदमी उस बच्चे का बाप होता है और उस बच्चे की एक छोटी सी नन्ही सी बहन भी होती है। बच्चा जब अपनी माँ से पूछता है कि अगर डैड के रिंग्स इतने ताकतवर थे तो आपने उसे हराया कैसे, इस पर वो कहती है, हम जिस गांव से हैं उसे महारक्षक की जादुई शक्तियों का वरदान मिला है। और ये कहते हुए वो औरत एक लॉकेट अपने पर्स में से निकालती है और उस बच्चे के गले में पहना देती है और उसे बताती है कि ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। फिर हम कहानी के उस हिस्से में पहुँचते हैं जहाँ एक आदमी सो रहा होता है। असल में ये वही लड़का है जो अब बड़ा हो गया है और उसे उठते ही एक चिट्ठी मिलती है जो कि उसकी बहन ने उसे भेजी होती है, जिस पर एक एड्रेस दिया होता है और उसे वहां मिलने का कहती है। असल में वो लड़का एक होटल में जॉब करता है जो कि कार पार्किंग की जॉब है और उसके साथ उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम टेडी होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम शॉन है। फिर वो एक बस में सफर कर रहे होते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है और उससे उसका वो लॉकेट मांगता है। जब वो इनकार करता है तो वो आदमी उससे झगड़ने लगता है और उसके साथ और भी आदमी होते हैं। फाइट के दौरान बस का पिछला हिस्सा टूट जाता है और वो गुंडे उसमें रह जाते हैं और शॉन वहाँ से बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका लॉकेट उसके गले में नहीं है। फिर हम बस के दूसरे हिस्से को देखते हैं जहाँ से वो आदमी निकलते हैं और उनके हाथ में वही लॉकेट होता है। शॉन जल्दी से घर पहुँचता है और पैकिंग करने लगता है, जिस पर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि वो कौन है। शॉन उसे कहता है कि वो इस बारे में बाद में बात करेगा, अभी पहले उसे अपनी बहन को बचाना है जो कि मकाओ में रहती है और वो गुंडे उसके डैड ने भेजे थे और उसे खतरा है कि अभी वो गुंडे उसकी बहन के पास जाएंगे, जिस पर केटी कहती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। फिर हम मूवी के पास्ट में जाते हैं जहाँ पर वो रिंग्स वाला आदमी अपने बेटे को ट्रेनिंग के लिए बुला रहा होता है। यहाँ पर वो ट्रेनिंग करता है और एक खतरनाक हथियारा बन जाता है। फिर हम मूवी के प्रेजेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर वो दोनों जहाज में सफर कर रहे होते हैं। फिर वो केटी को बताता है कि उसका नाम शांग ची है। फिर वो मकाओ पहुँच जाते हैं और वहाँ एक बिल्डिंग के लिफ्ट में सवार हो जाते हैं जहाँ पर एक और आदमी होता है जो उससे एक पेपर पर सिग्नेचर करवाता है और उसे बताता है कि वो अपनी बहन को ढूंढने आया है जिसका नाम शोशा लेन है, जिस पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। जैसे ही वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें एक और आदमी मिलता है जो शिंगची को फाइट करने का कहता है, लेकिन शिंगची मना कर देता है, जिस पर वो बताता है कि तुमने लिफ्ट में खुद ही साइन किए थे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ रिंग में बड़े बड़े फाइटर
फाइटर्स फाइट कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिंग-ची फाइट करने के लिए रिंग में उतर आता है और उसके मुकाबले में जो फाइटर आता है वो फाइटर कोई और नहीं, उसकी अपनी बहन होती है, जो शिंग-ची को देखते ही फाइट करना शुरू कर देती है। फाइट के दौरान शिंग-ची उसे बताता है कि डैड ने हमें ढूंढ लिया है, जिस पर सु शालिन उसे एक जोरदार पंच मारती है और उसे हरा देती है। फिर हम देखते हैं कि शिंग-ची एक ऑफिस में बैठा होता है। ये ऑफिस इसकी बहन का होता है और वो इस क्लब की लीडर होती है। वो अपनी बहन को बताता है कि उसका लॉकेट छीन गया है और बहुत जल्द तुम्हारा लॉकेट भी छीनने वाला है, जिस पर उसकी बहन उसे कहती है कि तुम जहाँ थे वहीं ठीक थे। तो शिंग-ची उसे कहता है कि तुम ही ने चिट्ठी भेजकर मुझे बुलवाया था, जिस पर उसकी बहन उसे कहती है कि उसने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। इतने में शिंग-ची का बाप और उसके आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिस पर सु शालिन वहाँ से भाग जाती है। शिंग-ची भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाप का खास आदमी उसकी बहन से भी लॉकेट छीन लेता है। शिंग-ची उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि उसका बाप आकर उसे बचा लेता है और वो लॉकेट उससे ले लेता है और शिंग-ची को और उसकी बहन को वापस घर आने का कहते हैं, जिस पर वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस घर पहुंच जाते हैं। शिंग-ची जब घर पहुंचता है तो वहां वो जगह देखता है जहां पर वो प्रैक्टिस किया करता था। फिर हम देखते हैं कि वो अपने बाप के साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं, जिस पर उसका बाप उन्हें बताता है कि उनकी माँ जिंदा है और वो उस मायावी गांव में पहाड़ों के बीच एक द्वार के पीछे कैद है और वो मुझे वहां बुला रही है। जिस पर सुशीन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो मर गई हैं, लेकिन वो नहीं मानता और उन दो लॉकेटों के पत्थर जो शिंग-ची और सु शालिन ने गले में पहने थे निकालता है और एक ड्रैगन की आंखों में लगा देता है, जिससे एक नक्शा जमीन पर उभर आता है और ये नक्शा उसी गांव का होता है, जो कि साल में सिर्फ एक बार खुलता है। फिर वो सहन में आता है और अपनी फौज को ऑर्डर देता है कि आज से 3 दिन बाद हम मेरी बीवी को वापस घर लाएंगे, जिस पर शिंग-ची उसे रोकता है। तो उसका बाप उन्हें वापस कैद में डलवा देता है। जिस जगह उन्हें कैद किया जाता है वहाँ एक और आदमी भी कैद होता है, जो कि अपने आप को एक कलाकार बताता है और वो अपना नाम ड्रेवन स्लेटरी बताता है। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अजीब सा एक जानवर उनकी तरफ आता है। शिंग-ची और उसकी दोस्त हैरानगी के साथ उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये क्या चीज है, जिस पर वो आदमी उसका नाम मॉरिस बताता है और वो आदमी मॉरिस की बात को समझ सकता है और वो उन्हें बताता है कि मॉरिस उनकी माँ के साथ तालों में बड़ा हुआ था और वो तुम सबको जानता है। उनकी बातों के दौरान सु शालिन एक दीवार गिराती है और भागने का रास्ता बना देती है और उन्हें बताती है कि डैड ने यहाँ नीचे सुरंगों का जाल बिछाया है और वो पिछली दफा भी वहीं से बच निकली थी। वो उस सुरंग के जरिए सीधे गैराज में पहुँचते हैं और वहाँ से एक गाड़ी चुराते हैं। जब वो वहाँ से भागने लगते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। वो अपनी गाड़ी सीधा मेन गेट की तरफ ले जाते हैं। मेन गेट फिंगरप्रिंट से खुलता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ उस जंगल के करीब पहुँच जाते हैं। फिर वो जंगल की भूल भुलैया में दाखिल हो जाते हैं और वो भूल भुलैया उन्हें वो जानवर पार करवाता है और आखिरकार उन्हें उस गांव तक पहुंचा देता है। वो वहां देखते हैं कि यहाँ मॉरिस की तरह के और भी बहुत से अजीब जानवर होते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं। फिर वो वहां से गुजरकर उस गाँव में पहुँच जाते हैं। गाँव पहुँचने पर वहाँ के लोग उन्हें वहाँ से वापस जाने का कहते हैं। फिर सुशीन की मौसी वहाँ पहुँच जाती है और अपने लोगों से हथियार नीचे करने को कहती है। फिर सुशीन की मौसी उन्हें गांव में ले जाती है और उन्हें बताती है कि हमारे लोग यहाँ पर 4000 सालों से एक जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो दुआ करती है कि वो जंग कभी ना हो। वो उन्हें बताती है कि वो काले द्वार के रखवाले हैं और तुम्हारी दुनिया को बचा रहे हैं उन बुराइयों से जो उस द्वार के पीछे कैद हैं। शिंग-ची उन्हें बताता है कि हमारे डैड यहाँ पर उसी को खोलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी माँ वहाँ कैद है। जिस पर शिंग-ची की मौसी उनसे पूछती है कि तुम्हारे पिता ने वो रिंग्स पहनी हैं, जिस पर शिंग-ची उन्हें बताता है कि उन्होंने माँ के बाद वो कभी रिंग्स उतारी ही नहीं। वो कहती है कि इसीलिए उसे वो आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो उन्हें बताती है कि हजारों साल पहले यहाँ पर शांति और सुकून था, लेकिन उस सुकून को तबाह कर दिया अंधेरे के हैवान ने। वो अपने साथ एक
आत्मा भक्षक फौज लाया था जो दूसरे लोगों की आत्मा निकाल कर उसे खिलाती थी, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता था। हमारी दुनिया को तबाह करने के बाद वो तुम्हारी दुनिया की तरफ बढ़ा उसे तबाह करने के लिए। तब हमारे सालों के नेताओं ने अपने सबसे ताकतवर तरीन सिपाहियों को भेजा उससे मुकाबला करने के लिए, और हमारे लोग भी उसके सामने टिक न पाए। फिर एक दिन एक महारक्षक आई और हमारी हार को जीत में तब्दील कर दिया। उसने उस अंधेरे के शैतान और उसकी फौज को इस काले द्वार के पीछे कैद कर दिया, और अब हम तालों के लोग इस द्वार की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। फिर वो उन दोनों को बताती है कि तुम्हारे पिता अकेले नहीं जो इस द्वार को खोलना चाहते हैं। सदियों से कई लोग आए, उन्होंने इस द्वार को खोलने की कोशिश की और फिर मुंह की खाई। फिर वो शूशालेन और शिंगची को एक एक सूट गिफ्ट करती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारे आने की खबर मेरे पास पहले से ही मौजूद थी। फिर हम देखते हैं कि शिंगची की मौसी उसे प्रैक्टिस करवा रही होती है। फिर हमें शिंगची का बाप दिखाया जाता है जो कि वहां जाने के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह शिंगची का बाप वहां पर पहुंच जाता है और शिंगची से कहता है कि तुम उनका साथ दे रहे हो जिन्होंने तुम्हारी माँ को कैद किया है। जिस पर शिंगची की मौसी उसे बताती है कि वो वहाँ नहीं है, वो तो एक हैवान है जो तुम्हें गुमराह करके सबको तबाह करना चाहता है। जिस पर शिंगची का बाप कहता है कि वो अपनी बीवी की आवाज को अच्छी तरह पहचानता है। फिर उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान शिंगची का बाप वहाँ से निकलकर सीधा उस द्वार की तरफ जाने लगता है। शिंगची अपने बाप को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बुरी तरह जख्मी करके नदी में फेंक देता है और खुद उस द्वार के करीब पहुँच जाता है और जोर जोर से पंच मारने लगता है, जिससे वो द्वार टूटने लगता है और उसमें से एक अजीब तरह की मखलूक निकल आती है और वहाँ से एक आदमी की रूह निकाल कर ले जाती है और उस मखलूक पर एक खास किस्म के हथियार ही असर करते हैं, जिस पर वो दोनों फौजी आपस में लड़ने की बजाय इकट्ठे होकर उन जानवरों से लड़ने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि शिंगची पानी की गहराई में चला गया है और वो ख्वाब में अपनी माँ को देख रहा है जो उसे बताती है कि ड्रैगन का आशीर्वाद उसके साथ है। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो कि पानी में शिंगची के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है और फिर वो अचानक से पानी से बाहर आ जाता है और उन जानवरों पर हमला कर देता है। इधर गांव वाले भी उस अजीब मखलूक का जम के मुकाबला करते हैं। शिंगची अपने पिता के पास दोबारा जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपने रास्ते से हट जाने का कहता है, जिस पर शिंगची मना कर देता है और अपने पिता से दोबारा लड़ने लगता है और वो अपने पिता के कड़ों पर कंट्रोल हासिल कर लेता है और फिर वो कड़ी अपने पिता के सामने फेंक देता है और अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है। अब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो अंधेरे का हैवान द्वार को तोड़कर बाहर निकल आता है और उसके बाप पर हमला कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो हैवान अपने टेंटिकल्स में उस ड्रैगन को जकड़ लेता है और उससे भी उसकी आत्मा निकालने लगता है, जिस पर शिंगची की दोस्त उस हैवान के गले पर निशाना लगाती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और ड्रैगन को छोड़ देता है। इस दौरान शिंगची उस हैवान के गले में वो रिंग्स डाल देता है, जिससे वो उसके पेट में चले जाते हैं। फिर वो उन्हें पेट की तरफ से निकालता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस हैवान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वो उनकी याद में दिए जलाते हैं और अपने पुरखों के लिए दुआ करते हैं और यहाँ पे मूवी का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।